बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनमोल असलम और प्रोग्राम है दुबई लॉन्च। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दुबई लॉन्च और अनमोल असलम, वो इसलिए क्योंकि हमारी रज़िया मैम जो है वो उम्रा पे गई हुई हैं। तो इंशाल्लाह ये शो आज हम ही कंटिन्यू करेंगे और हमारा प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, हमारे साथ हमारे सीनियर, मेरे सीनियर मिस्टर ज़मरूद बुनेरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अनुल असलम, कैसी आप? खैरियत से? ठीक ठाक सर, आप कैसे हो? ये है कि ज्यादातर हमारे पाकिस्तानी जो है वो किसी और की कुर्सी पे बैठ के फिर कब्जा करते हैं। नहीं सर, मेरा कैसा कुछ तो रज़िया ने वापस आना है इंशाल्लाह। वो साथ वाला स्टूडियो जो है वो अभी भी रेडी है। उनका ही है, वो भी यही सोच रही होंगी कि ये लोग मेरे शो पे कैसे बैठ गई अनमोल असलम। उस दिन इनका रज़िया सुल्तान का एक छोटी सी वीडियो उसने हमारे इस्लामाबाद ग्रुप में शेयर की, तो वो खाना काबा पीछे और ये इसी तरह उसने वीडियो बनाई है। तो वो बहरहाल उनकी मर्जी, क्योंकि अल्लाह के घर गई है तो फिर कर सकती हैं, लेकिन बहरहाल वो आएंगी तो हमारे लिए भी दुआ करेंगे ऑफ कोर्स सर। ठीक, तो ये है कि आपका प्रोग्राम आज दुबई लॉन्च। जी, दुबई लॉन्च। तो क्या इसमें क्या सिर्फ मैं और आप या कोई और भी हैं? नहीं सर, हमारे साथ आज 2 गेस्ट हैं। अच्छा। एक तो बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ही अच्छा। और दूसरे जो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरता है खैबर टीवी में, और यहाँ पे मतलब मुझे पता ही नहीं चला मेरा इतना टाइम गुजर गया। जी जी जी। तो वो है नाजरीन, एक गेस्ट वो इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद, क्योंकि वो आएंगे अबू धाबी से। और बल्कि मैं क्या कहते हैं वो सस्पेंस जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि नाजरीन मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर हिज एक्सेलेंसी फैसल नियाज़ तरमीज़ी साहब वो आएंगे। हिज एक्सेलेंसी हमने इसलिए इनवाइट किया है कि यहाँ पे यूएई में तकरीबन 1.7 मिलियन पाकिस्तानी हैं और इनके जितने लोग ज़्यादा होंगे इतनी उनके प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। तो बहुत से प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह हिज एक्सेलेंसी फैसल नियाज़ तरमीज़ी साहब एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान वो आएंगे इंशाल्लाह, और जो कम्युनिटी के प्रॉब्लम है वो उनके सामने रखेंगे। लेकिन अब हमारी एक कुलीग, हमारी फैमिली के मेंबर और एडिटर है इनली एडिटर, और ख़ूबसूरत इलाके पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, तो सैयद हिरा शाह वो आज अनमोल के प्रोग्राम में गेस्ट है। वेलकम हिरा, कैसी आप? थैंक यू सर, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। तो आज दुबई लॉन्च में आप आई हैं एज अ गेस्ट, क्या कहना चाहते हैं? दुबई लॉन्च प्रोग्राम आप देखते हैं क्योंकि K2 टेलीविजन में है। जी सर, दुबई लॉन्च तो मैडम रज़िया सही, और स्पेशली दुबई लॉन्च विद रज़िया सुल्तान। लेकिन उनका साइड तो साइड पे है ही है, बट मेरे लिए खुशी की बात ये भी है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल भी इसलिए फील करूंगी क्योंकि साथ में अनमोल है ना। हाँ बिल्कुल। और माशाल्लाह से आप तो हैं हमारे साथ हमारी गाइडेंस के लिए, और K2 एज हमेशा हमें वेलकम करता है हर जगह पे, एज अ फैमिली, एज अ मेंबर्स हम जो है इसके साथ हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो अनमोल, मैं चाहता हूँ कि इनकी इलाके जो कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर और कहोटा और खूबसूरत इलाका, तो मैं चाहता हूँ कि अपने इलाके के हवाले से, कश्मीर के हवाले से हमारे नाजरीन को हो सकता है कि बाद में हमारे मशरान आपको एक प्रोग्राम भी दे दे, और वो भी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। कश्मीर के बारे में यही, वैसे तो हर एक को अपना घर जन्नत लगता है ना जी, लेकिन कश्मीर वैसे ही ब्यूटी है, हेवन ऑन अर्थ जी। कहीं पे भी जाएं आप, नॉर्मली नेचुरली भी होती हैं चीजें, अननेचुरली भी, आर्टिफिशियली जिसको कहते हैं ना खूबसूरत बनाते हैं, बट कश्मीर ऐसा है, वहाँ की वैलीज ऐसी हैं, वहाँ पे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ की बहुत प्यारी। तो इसलिए कश्मीर आइए, कश्मीर देखिए, टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छा है कश्मीर, और माशाल्लाह से उसके मौसम बहुत वार्म वेलकमिंग मौसम है यहाँ पे जो है ना हर एक के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट का पता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट और गांव का नाम क्या है?
सर मैं तो वैसे जो है कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट हवेली से ताल्लुक रखती हूँ। हवेली फॉरवर्ड कोहटा से मेरा ताल्लुक है और मेरा गांव जो है वो जब्बी सईदा है। ओके, और सर वहाँ की जो स्पेशलिटी हमारे एरिया की ये है, नॉर्मली तो कश्मीर का लिटरेसी रेट 74% है, बट हम लोगों का जो एरिया है वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है माशाल्लाह हम लोगों का। जी माशाल्लाह। तो कश्मीर में यूजुअली कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? देखो अनमोल, डिफरेंट एरिया वाइज डिफरेंट हैं लैंग्वेजेस, बट जो मेनली बोली जाती हैं हिंदको है, पहाड़ी है, गोजरी है, उर्दू भी है बहुत कम, और कुछ लोग पंजाबी टच के साथ आते हैं, फिर एरिया टू एरिया वेरी करती है, बट मेनली जो है वो पहाड़ी और हिंदको तो पेशावर में भी ज्यादातर बोली जाती है, तो जहाँ वो तक मैंने बहुत सुना है। मतलब सिमिलैरिटी है उन दोनों लैंग्वेजेस में। पहाड़ी कैसी लैंग्वेज होती है, मतलब उनका एक फ्रेज अगर आप मुझे बता दें तो? जस्ट लाइक आप कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो ना, तो हम कहते हैं किथे जा रहे हो, किथे जाने हो, किथे जा रहे हो। फिर एक और एक्सेंट है रावला कोट का, वो कहते हैं खौन जुलिया मासेरा, वो ये थोड़ा difficult खौन है जुलिया समझने। मासेरा। तो इस तरह से हर एरिया की जो है वो डिफरेंट है, बट हम लोगों का जो जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं ताल्लुक रखती हूँ हवेली से, वो हिंदको बोलते हिंदको बोली हैं। जाती तुसी है। किथे जाने हो, किथे जा रहे हो, इस तरह से बोलते हैं हम। क्योंकि पेशावर में हमारी साइड पे भी, हमारी फैमिली में भी सर हिंद को बोली जाती है, तो पिशावर और एबटाबाद, हज़ारा, जी। कोहाट में भी जी। हिंदको बोली जाती हैं। और जब इनकी ज़बान हिंदको है हिंदको है। तो मतलब ये तो फिर केटो फैमिली की ऑलरेडी बिल्कुल। पुरानी मेंबर है। बिल्कुल। और हिरा मैं आपसे ये कि हज़ारा डिवीज़न वाले कहते हैं केटो हमारा अपना चैनल है, कश्मीर वाले कहते हैं ये हमारा चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि खूबसूरत ज़बान है हिंदको, और ये आपने पहाड़ी ज़बान, जी तो सर, पहाड़ी, हाँ, तो वो भी हिंदको से मिलती जुलती जी। है। ठीक, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब फ्यूचर में आप प्रोग्राम करेंगी गेट इंशाल्लाह, टेलीविजन पे, इंशाल्लाह। तो वो भी अपनी ज़बान में, हिंदको ज़बान में। इंशाल्लाह। और सर वैसे ये बड़े प्राउड और ऑनर की बात होती है कि कहीं पे भी हम वर्ल्ड में चले जाएं, एक तो नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, हाँ, बट जो हमारी अपनी लैंग्वेज होती है ना, जो हमारी रियलिटी होती है, जो कहते हैं ना इंफरादियत जिसको कहते हैं, जी। तो उसको ऑन करना बड़े ऑनर की बात होती है। ट्रू। तो हिरक क्या महसूस कर रही है आप? मतलब साल से ज़्यादा अरसा हो जी गया सर। खैबर नेटवर्क में, और एज ए एडिटर ये मतलब जितने भी हमारे न्यूज़ हैं जी। इसकी वॉइस Voice over, ओवर एडिटिंग प्रोग्राम भी जो है वो उसकी भी एडिटिंग करती है। तो क्या इस फैमिली को ज्वाइन करके ये साल से ज़्यादा अरसा हुआ है, तो क्या फील कर रही है हमारे, क्योंकि यहाँ पे हमारे मशहूर जवाद जी सर। साहब और कमरान साहब वो कहते हैं कि ये हमारे वर्कर नहीं, ये फैमिली मेंबर है, बिल्कुल। बच्चे हैं। बिल्कुल तो सर। इस फैमिली की ये जो इन्वायरमेंट है क्या आप महसूस कर रही है? सर जब मैं आई थी ना यहाँ पे, तो आपको पता है सबसे बड़ा बैरियर जो होता है वो लैंग्वेज बैरियर है। हाँ, तो बिल्कुल। थोड़ा मैं स्टार्ट में सोच रही थी मैं कैसे मैनेज करूंगी। जब मैं स्टार्ट में आई, सारे पश्तो स्पीकिंग भी थे, उर्दू भी था, ऑब्वियसली इंग्लिश भी था, बट मेनली पश्तो था। बट स्लोली मुझे फील हुआ कि जैसे मतलब कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरा लैंग्वेज बैरियर है। इतने अच्छे से हर एक ने मेरे साथ कोऑपरेट किया हर चीज़ में, जस्ट लाइक फैमिली। और जो ये खैबर है, खैबर टीवी, खैबर नेटवर्क्स मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी की तरह है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब मैं आई थी तो मेरी डिफरेंट अप्रोच थी, लेकिन स्लोली ग्रूम होते हुए मुझे पता भी नहीं चला। इंशाल्लाह और भी मौका मिलेगा आगे भी, डे बाय डे, बट वी आर ऑल टुगेदर जस्ट लाइक अ बॉडी। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह का करम है वाकई। एक खैबर नेटवर्क एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हिराने कहा कि लोग बहुत कुछ सीखते, हमने जो कुछ सीखा है इसी इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने आगे जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, लेट इसलिए हैं कि वो अबू धाबी से आ रहा है। तो क्या समझते, मतलब एक तो ये है कि हमारी कम्युनिटी के, मुझे पाकिस्तान से, पेशावर से एक फैमिली का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में उनका कोई जेल में भी था, तो वो सवालात पासपोर्ट और नादरा के हवाले से बहुत सी मेरे पास मेरा खुद पर्सनल एक प्रॉब्लम है जो मैं उनसे शेयर करना चाहूँगी।
और बड़ा नाइस बंदा है और जवाद साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारे पूरे चैनल का विज़िट भी करेंगे, वो भी इंशाल्लाह K2 न्यूज़ पे लोग देखेंगे, खैबर न्यूज़ पे भी, और इसके अलावा कम्युनिटी की जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो उनके सामने रखेंगे। तो अब आपने अगर हिरा से पहाड़ी में हिनको में कुछ सुनना है या ये कोई इनको कोई सॉन्ग है गुनगुना के या जो भी है, मुझे नहीं पता कश्मीरी से ये सब बातें तो होती रहेंगी सर। एक छोटा सा ब्रेक ले लें इससे पहले। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, दुबई लॉन्च में आप लोग का वेलकम करती हूँ। हमारे साथ है हिरा और सर जमरुद नेरी। बातें हो रही थी कश्मीर के हवाले से, तो हिरा मेरे पास कुछ सवालात हैं कश्मीर के रिलेटेड, अगर आप मुझे अलाउ करती है मैं आपसे पूछूं। ऑल अलाउड। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वहाँ का कल्चर कैसा है, मतलब ड्रेसिंग क्या यूजुअली वेयर करते हैं लोग वहाँ पे? नॉर्मली तो कहा जाता है कि कश्मीर के फेरन जो है वो बहुत उनको इम्पोर्टेंस है। फेरन होता है ड्रेस, लॉन्ग कुर्ता स्टाइल होता है विद क्लोज स्लिट्स, मेल में भी फीमेल में भी। बट अब नॉर्मली जो है जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता गया, कमीज शलवार में नॉर्मली लोग आते हैं ना, लेकिन फेरन जो है वहाँ का उस पे जो कढ़ाई होती है, पहले तो ऐसा होता था कि ख्वातीन जो है वो घरों में प्रिपेयर करती थी, उनके नेक्स पे डिजाइन, फिर उनके स्लिट्स पे, बाजू पे, हाथों पे वो खुद से डिजाइन करते थे। फिर उसके अलावा हमारे कल्चर की एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो नानियां, दादियां, एंसेस्टर्स में आते ना, वो अपने सर पे एक कड़ी हुई कैप रखती थी ऑल टाइम, उसके ऊपर दुपट्टा, बट वो कैप जो मतलब ऐसे डिजाइन होते थे। हाँ बिल्कुल, जस्ट लाइक जैसे सिंधी कैप्स होती हैं, डिफरेंट कैप्स होती है ना, उस तरह हमारी लेडीज की एक कैप होती थी। तो जो हमारे कल्चर में ये जो है वो आता है, कैप आती है हमारे कल्चर में। फिर जूते में है, हम कहते हैं कि पूला, हमारी जो होती थी वो पूले होती थी, लकड़ी के कुछ चप्पल होते थे विद अंगूठा, उसमें अंगूठा होता था बिल्कुल। ओके, आप तो नहीं कश्मीर से, आप मुझे ये बताइएगा जितना आपको पता है। जैसे मैंने आपको कहा हिंदको पहाड़ी, आपको इसका भी पता, आप कहती हैं हिंदको, आप कहीं कश्मीर से तो नहीं? नहीं, मैं कश्मीर से नहीं। लास्ट मिनट से आप अगर सवाल करते वो कहते कि मैं भी कहोटा से नहीं, क्योंकि जैसे सर को पता है पेशावर में भी मतलब ऐसे जैसे ड्रेसिंग आप लोग की होती है वैसे हमारी भी है, यूजुअली हम भी वैसे ही पहनते हैं। मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैंने सुना हुआ है ना कि पठान या पेशावर जो है कम्युनिटी, उनका स्पेशल ड्रेस होता है, फ्रॉक है घेर वाली, वो नॉर्दर्न एरियाज में वहाँ पहना जाता है, वो हैवी ड्रेसेस, वो पूरा जो उनका अफगानी ड्रेसेस जो आप बोल रहे हो, ज्वेलरी एंड ऑल दैट। अफगानिस्तान की साइड पे, हम पेशावर साइड पे बहुत नॉर्मल जैसे हमने अभी पहन रखे हैं। अच्छा, मतलब कमीज शलवार। कमीज शलवार, सही सही। और मर्दों के लिए जैसे आपने जूतों की बात की, तो सर उसको क्या कहते हैं? केड़ी? यस, दैट्स केड़ी सर। मुझे पश्तो में उनको केड़े केड़े भी सप्लाई भी, सप्लाई तो वो मर्दों के लिए ना, लेकिन इसको बाज एरियाज में उनको केड़े इसी तरह कहते हैं मेरे ख्याल में, तो वो है। बहरहाल कश्मीर का मौसम मतलब सुनना है हमेशा है कि सर्दी होती है वहाँ पे पैराडाइज। तो कश्मीर में ये है कि सर्दी ऑल टाइम नहीं होती, गर्म मौसम भी कुछ एरियाज में, जैसे कोटली है, हजीरा है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा, अर्जा जो है बाग के साथ गर्मी होती है। लेकिन हमारा एरिया जैसे फॉरवर्ड कोटा से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे माशाल्लाह से बर्फबारी भी होती है, सर्दियों में बर्फबारी और अच्छी खासी बर्फबारी होती है। फिर गर्मियों में 4 मौसम तो हैं ही हैं। गर्मियों में कम टाइम होता है गर्मी का, बट हल्की हल्की गर्मी, लेकिन इतनी कि हम लोग के एरियाज में आज भी कभी रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, हमें फैंस की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इतना नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पे। तो मतलब जब आप यहाँ यूएई शिफ्ट हुई थी
आपको तो बहुत गर्मी फील हुई होगी, मतलब Start यहाँ पे में- बहुत समर्स में तो मतलब मैं बॉर्न एंड राइज्ड हियर हूँ, बट समर्स में मैं अब तक एडजस्ट नहीं हो पाई। ऐसा ना अनमोल के यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है, Facilities अंदर है। हमें तो ओके है, बट जरा बाहर बाहर निकलते हैं निकल तो के फिर बिल्कुल। अंदर तो एसी में कश्मीर वाली फीलिंग कभी फील कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि डेजर्ट्स हैं तो इसलिए वहां पे ग्रीनरी है, लश ग्रीनरी है, मतलब चारों मौसम, किसी भी मौसम में आप जाए ना तो आप वहां पे तंग नहीं होंगे। वहां की सौगात ऐसी ऐसी है, जैसे वहां पे अभी मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपकी सौगात क्या है, क्योंकि सर ऐसा ना हो कि ये कह दें ये तो हमारे एरिया का भी स्पेशल है, जैसे बिल्कुल। अखरोट है, शहद है, बिल्कुल, हर इलाके के सेब कुछ सुनने में आया था। स्पेशल सौगात होते हैं जी। कश्मीर के सेब बहुत अच्छे हाँ होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट, उसमें ग्रीन एप्पल है, गोल्डन एप्पल है, तो वो भी बड़े मीठे, बड़े रसीले, मतलब आउटस्टैंडिंग होते हैं। हमारे सौगात जो होते हैं चपली कबाब, पेशावर पेशावर के I चपले love them. कबाब, सीख कबाब, और अगर समर्स हो गए तो मैंगो, आम, और एक नमक मंडई है उनकी, वो चरसी कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई, लेकिन नमक मंडई जो मंडी की है, चरसी अच्छा कढ़ाई। मंडी बिल्कुल, की- सिर्फ नमक क्या क्या नहीं नहीं, वो नाम है उस एरिया का जहाँ पे ज्यादातर ये मतलब वहां से ओरिजिनेट हुआ। हाँ, क्योंकि वहाँ वो ज्यादा दुम्बे के गोश्त में बनती है, आ, शीप के, और वो फिर सही सही। अच्छा हमारा इसमें डिफरेंट ये है कि हम लोगों की एक तो स्पेशल डिश जिसको कहते हैं यखनी। यखनी, यखनी क्या होता है कि दूध में हम चिकन बनाते हैं, या गुश्ताबे जो है मीट बॉल्स जिनको आप कहेंगी, मीट बॉल्स कोफ्ते। होते हैं, हाँ, बट वो पूरी रात लगा के बनाते हैं। फिर हम लोग की शादियों का एक स्पेशल वो कुजीन है जिसको वाजवान कहते हैं हम। वासवान, और उसमें क्या क्या मतलब क्या उसमें 12-13 डिफरेंट डिशेस होती हैं, और उसमें जो गुश्ताबे होते हैं उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो घर पे ही मीट, उसको रात को सारे बैठ के चॉप करेंगे, उसको बनाएंगे, फिर उसको रात को चढ़ा देंगे, मतलब वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो कब खिला रही हैं आप हमें, ये बता मैं दें इंशाल्लाह यही सवाल मैं कर रहा था। सर इंशाल्लाह जल्दी यखनी बना सकते हैं हम, क्योंकि वो डिफरेंट अब तो जैसे जैसे अपनी ईज के लिए तो वो बना सकते हैं हम। उसमें ये होता है कि हम लाल मिर्च नहीं डालते यखनी बिल्कुल में, वो स्पाइसेस, बिल्कुल भी नहीं, स्पाइसी नहीं होती, हम उसमें काली मिर्च और पुदीना स्पेशलिटी है बट उसकी। जहाँ चलो, अगर आपको इसका तरीका मालूम जी है, जी इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज में पेंडा कहते हैं, जी। पेंडा अच्छा बनू में भी है, वजीरिस्तान में भी, और हमारे अफगानिस्तान के ज़्यादातर एरियाज में पेंडा, उसमें वो रोटी और देसी चिकन वगैरह, तो वो एक स्पेशलिटी है अच्छा, वहाँ की। तो इसी तरह जो भी आपको याद है तो वो आपने फिर बनाना है बना यहाँ के दे दे। पे खैबर नेटवर्क बिल्कुल, वालों को खिला। इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह। जैसे आपने कहा कि स्पाइसी नहीं खाया नहीं प्रेफर करते आप कश्मीरी, बट जहाँ तक सर मैंने इनके साथ टाइम गुजारा है ना, हाँ, मुझसे ज्यादा स्पाइसी खा लेती है ये। मैं स्पाइसी खा लेती हूँ, बट वो कल्चर की बात है ना, मतलब वो हमारे कल्चर की स्पेशलिटी है कि उसमें जो है कम स्पाइसी है, फिर हम कवर भी कर लेते हैं। अगर ज्यादा स्पाइसी खाना हो तो हम लोग का एक मौसम में जैसे राजमा, जिसको आप लाल लोबिया कहते हैं ना, ये कवर में आती है राजमा, हम इसको कहते हैं मोटी सबज फलियां, हम कहते हैं अपनी जुबान में, मतलब पहाड़ी में हम कहते हैं फलियां। तो हम उनका अचार डालते हैं, फलियां, वो काफी टाइम टेकिंग एज 40 या 50 डेज लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मौसम बहुत ठंडा होता है, तो वो बनाते हैं। फिर हम लोगों का एक और चीज, क्योंकि सर वहां पे मौसम बहुत सर्द होता है, बिल्कुल। तो हमें दही जमाने में ना 4-5 दिन लगते हैं कम से कम। जैसे मैं लाहौर में भी रही, वहां पे तो रात को यूज करते थे, रख दिया बन गया, लेकिन हम लोगों का दही का टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सर्दी होती है, वो काफी टाइम टेकिंग 4-5 दिन लग के दही बनता है हमारा। ओके। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं। मतलब स्पेशलिटी वहाँ पे एक नहीं है, एक नहीं बहुत है, सी बिल्कुल, चीजें जी। हैं, और वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमने चेक करने हैं। इंशाल्लाह। और सर बहुत नेचुरल लाइफ है ना वहाँ की, बिल्कुल। तो इसलिए गांव में अब भी जो है, फिर जब हम लोगों का ये होता है कि मकई जब हाँ। इकट्ठी करते हैं ना, फिर सारे लोग घरों में इकट्ठे होते हैं, बारियां लगाई हुई होती हैं, इस दिन इसके घर जाना है, इस दिन
इसके घर जाना है तो तो वो आपने ये पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब आपने ज्यादा टाइम तो कश्मीर में ही हाँ, गुजारा कश्मीर होगा में अभी तो नहीं, बट अभी तो देखो ना कम टाइम के लिए जाना होता है, लेकिन पहले इस तरह से होता था कि वो बड़ा मजा आता है इसमें। मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है हाँ, ना? गेट टुगेदर होती है, गेट टुगेदर का बहाना ही होता है, काम होते हैं साथ में तो मिलके बड़ा अच्छा लगता है ऐसे टाइम स्पेंड सर करना। ये चीज़ मैंने बहुत फील की, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली बड़ी हुई ना, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें मैंने नहीं एक्सपीरियंस नहीं, की। बड़ा मज़ा आता है। जिस तरह जी। हिरा ने जिक्र किया है जी। कि हमारे जिस तरह हमारे पहाड़ी इलाके जी। हैं, जिस तरह हमारा बुनेर है, तो जी। वहाँ का इन्वायरमेंट जो है, वहाँ की जो मतलब सब्जियाँ या खाने, कोई भी चीज़ वो एक ऑर्गेनिक और इनका एक अलग मज़ा है। जी। और जो वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जिस तरह इसने हिरा ने जिक्र किया है, तो हर इलाके का अलग अलग, जिस तरह मैंने पेंडा का जिक्र किया, बनो वज़ीरिस्तान उस एरिया में, हंगू में, वहाँ पे पेंडा जी। बड़ा मशहूर है। जी। तो इनका ये हैं बास एरियाज़ में कोई और चीज़, लेकिन जो हमारे आप वहाँ नहीं रहे पेशावर में ज़्यादा, क्योंकि आपकी पैदाइश यहाँ की है, लेकिन वैसी हमारे स्वाद है, या एबटाबाद या बुनेर या कश्मीर, जो भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ जाएं, वहाँ हर चीज़ नेचुरल, खूबसूरती, ग्रीनरी, पानी वहाँ का, तो हर चीज़ वहाँ आपको नेचुरल। बस अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों और दुनिया के विजिटर्स वहाँ लोग आते हैं, तो पाकिस्तान खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और केटू ने काम किया इसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के खूबसूरत एरिया से वो केटू ने जो है वो एक्सप्लोर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, केटू चैनल ने। जी। सर आपने कभी विजिट किया कश्मीर या ऐसे कोई नॉर्दर्न कश्मीर एक एरिया? ज़माने में मैं कॉलेज से मैं गया था मुजफ्फराबाद। अच्छा, मुजफ्फराबाद गया था, इसके आसपास वहाँ वो जो ब्रिज है इसके ऊपर हमने जी सर, मुजफ्फराबाद हमारा कैपिटल भी है ना, जी, फिर जी। पीर चनासी है उसके पास, नीलम वैली। हाँ, नीलम वैली तक नहीं गए थे, मतलब मुजफ्फराबाद शहर से 1 घंटा बाहर हम गए थे, अब याद नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया, स्कूल के 10th क्लास में थे उस वक्त। तो इसके बाद फिर मैं नहीं गया एबटाबाद, ये गलिया और नारान वहाँ गया हूँ, लेकिन कश्मीर नहीं गया हूँ। वैसे नीलम वैली का आपने जिक्र किया है, तो बहुत से लोग जाते हैं, बहुत खूबसूरत है। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि मतलब वहाँ विज़िट ज़रूरी है। जी। तो मतलब बड़ा खूबसूरत एरिया है। क्योंकि ज़्यादातर हमने भी देखा है जो व्लॉगिंग करते हैं यूरोपियन या यूरोप से जो लोग आते हैं, वो ज़्यादातर कश्मीर विजिट करते हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि हेवन ऑन अर्थ। और वैलीज वहाँ की जो है बिल्कुल वो लश जो है, नेचुरल फ्लावर्स, ईच एंड एवरीथिंग। फिर वहाँ का म्यूजिक जो है, कल्चर पे अगर बात करें ना सर, तो वहाँ पे हेरा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं बीच में कट कर रही हूँ। बल्कि ब्रेक अगर हेरा ले ली, ये भी हमारे बिल्कुल क्यों नहीं सर, प्रोग्राम का हिस्सा है, तो ब्रेक आप ले जी। तो अब तो ब्रेक लेनी बनती है, क्योंकि म्यूजिक पे बात किया, तो हम वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सड़े देखण वालियां नू सुनण वालियां नू दुबई लॉन्च विच सड़े नाल मौजूद हैं इस टाइम जमूरत बुनेरी साहब और अनमोल असलम। मेरे को इन्होंने इतनियां गल्लां कश्मीरनियां पुछियां, इतनियां गल्लां कश्मीरनियां पुछियां, मैं क्या क्यों ना अपनी जुबान विच गल करा, कल्चर सड़ा पुछने, सड़ी सौगात पुछने, जुबान ना भी तो पता लगा केड़ी जुबान है। ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਕੋ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਤਨੀ ਆਣੀ है? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ, मिक्स हो गया, बट समझ आ गई आपकी समझ आ, अगली गल ਤੁਸੀਂ समझ गए हो, है ना? ਅਸੀਂ समझ गए हैं। मीठी ज़बान है इसकी, हिरा की, और प्यारी ज़बान है। और ये है कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमने इनको एक
इसी जबान के लिए एक प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करके देना है दिस इंशाल्लाह। इज एन ऑनर फॉर मी, अगर इंशाल्लाह अगर ऐसा हो अल्लाह ताला ने चाहा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ज़बान है। और वैसे भी केटू जो है यहाँ पर यूएई में जी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त जो है वो केटू देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं, स्पेशली दुबई के प्रोग्राम भी देखते हैं। जी। तो फिर इंशाल्लाह उसी में इनके प्रोग्राम में हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह। इनके इलाके के कश्मीर के जो है वो गेस्ट इनवाइट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर ब्रेक से पहले बात हो रही थी म्यूजिक की। हाँ, म्यूजिक की बात शुरू करने से पहले मैं शादी के बारे में पूछ लेती हूँ कि शादी जो हमारे पेशावर साइड पे जैसे होती है हफ्ता पहले शुरू हो जाती है। हाँ, हाँ, मेहंदियाँ, और कभी एक कजन मेहंदी कर रहा होता है तो कभी दूसरा, कभी चाचा मामा आ जाते हैं, मेहंदियाँ बिठा लेते हैं। तो आप लोग की तरफ भी यही होता है या फिर बहुत नॉर्मल तरीके से करते हैं? नहीं, हम लोगों का भी यही होता है अनमोल के, जैसे गेट टुगेदर तो स्टार्ट हो जाती है, मतलब 10-15 दिन पहले हल्ला गुल्ला स्टार्ट होने लग जाता है, कजन्स आने लग जाती हैं शाम में। और फिर हम लोग जो है वो नॉर्मली तो अब तो ट्रेंड है ना ढोलकी बजाते हैं, हमारी तरफ अब भी ढोलकी नहीं बजाते, हमारी तरफ परात होती है ना, थाली जिसको थाली, कहते हैं, हाँ, 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 बिल्कुल, वो बिल्कुल। बड़ी सी, उसको उल्टा किया और वो बजा रहे हैं और साथ में चम्मच बजा रही होती है। ओरिजिनल ट्रेडिशन वही है, बिल्कुल। हाँ, और फिर ये करते हैं हम लोग के तेल, जैसे अब कहते हैं कि मायूं, लेकिन हम कहते हैं तेल लाना है, कुड़ी नु तेल लाना है, उपटन जिसे कहते हैं ना। हाँ आप लोग उपटन भी बोलते कहते हैं, हम कहते हैं तेल लाना है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम लड़कियां इकट्ठी होके जाती हैं कि घड़ा लेके ना, घड़ा या गागर जिसको बोलते हाँ, हैं, घड़ा। ठंडे पानी का चश्मा जो भी होता है उस पे जाते हैं, वहां से वो भर के लाते हैं, साथ में लड़कियां गाने गा रही होती हैं या कोई टपे, और फिर उसका वो गागर जो है उसको भी बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ होता है। फिर मेहंदी की रस्म में एक और हम लोगों का है, हम लोग बनाते हैं धर्म पेड़, जैसे दूल्हे की वैसे होती है, जैसे लड़की की सहेलियां होती है ना, तो दूल्हे की हम जैसे दोस्त होते हैं वैसे एक बनाते हैं धर्म पेड़, उसको कहते हैं, यानी धर्म बहन के एक मेरी ये बहन है, कोई भी कजन हो गई कुछ भी, फिर वो उसके लिए भी अलग से ड्रेसेस गिफ्ट, जैसे सर हमारे यहाँ होते दूध पिलाएगा, जो दूल्हे हाँ, को हाँ, एंट्री बिल्कुल, करने से बिल्कुल। पहले दूध एक पिलाते रस्म हैं, है वो, रस्म है, हाँ, हाँ। रस्म है, हम दूध पिलाते हैं। वो दूध बहुत स्पेशल तरीके से बनता है सर। ओह। मतलब मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, मैं जब अपनी कजन की शादी के लिए गई थी, तो जब बना रहे थे वो सर, उसमें इतनी मलाई, इतना खोवा, बिल्कुल बादाम और मुख्तलिफ चीजें, वो बहुत 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 टेस्टी था। तो वो जो भी दुल्हन की बहन होती है या दोस्त होती है जो पिलाते हैं, तो वो फिर पैसे लेती है, गिफ्ट नहीं लेती। गिफ्ट नहीं चाहिए हमें, हमें पैसे नहीं, दो। वो तो है हमारा भी, वो तो मतलब नॉर्मली जो बनती है ना ऐसे, तो उसको जब वो घर वापस जाती है शादी से खत्म होके, तो उसको वो गिफ्ट मिलता ही मिलता है। और फिर सर दूसरी बात हम लोगों के एरिया की, हाँ। कि अभी तक वहां पे शादी हॉल्स नहीं है, हाँ, हम लोग घरों में करते घरों हैं में। शादियां, ओके, मतलब घर में आएंगे, घर में बैठेंगे, वो बैठक वाला सिस्टम, फिर दस्तरख्वान लगाते हैं हम लोग, डाइनिंग टेबल्स नहीं रखते। ओके। और फिर हम लोग जो गेस्ट है हमारे लिए ये बड़े रिस्पेक्ट की बात होती है कि हम गेस्ट के हाथ धुलवाते हैं खुद धुलवाते हैं। से। चिलमची जो होती है, एक बर्तन होता है, उसको हाँ, हम हाँ। कहते हैं चिलमची अपनी हाँ, जुबान हाँ, में ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें हम लोग उस गेस्ट के जो है वो हाथ दिलाते हैं। और इवन शादी में, हालांकि इतने लोग होते हैं, लेकिन हर बंदे के हाथ, गेस्ट मेल जो है उनकी तरफ मेल और ख्वातीन की तरफ ख्वातीन जो है वो खुद से वो हाथ एक दिलवाते लोटा हैं। लंबे, वैसे लंबी चोंच वाला एक्सपीरियंस किया है सर मैंने, वो एक लंबी चोंच वाला लोटा होता है, उसमें फिर वो हाथ धोते हैं। हाँ, इसी तरह से हाथ इसका नाम अभी जहन से निकलता है, हमारे वहाँ हमारे भी हमारे इलाकों यहाँ पे भी में बिल्कुल वहाँ पर होता था अफगानिस्तान उसको, लेकिन एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं है। तो ये वाकई जिस तरह कश्मीर के हैं, हमारे जैसे इलाकों हमारे में यहाँ भी है। मतलब देहाती तो इलाकों जी में जी। भी और सर आप लोगों का एक है ना कि पख्तूनों से रिलेटेड होता है कहवा, हाँ, जी जी, कावा। जी कावा। खावा, तो हम लोग भी एक कहवा बनाते हैं, बट उसमें समावार में बनाते हैं हम लोग। वो एक बर्तन होता है, जी जी, उसमें जगह बनी हुई होती है अंदर अंगार रखने की ना, तो वो रात को रख दिया या इस तरह से रख दिया, रात को चढ़ा दिया चूल्हे पे, और सुबह वो उस समावार में उंडेल के तो रख दिया। साथ में फिर हुक्का की ट्रेडिशन अब भी है हम लोगों में कि हमारे जो बड़े बूढ़े जब बैठते हैं ना इकट्ठे, तो वो हुक्का वगैरह भी लेते हैं, साथ में वो कहवा लेते हैं। और फिर सर्दियों में कांगड़ी का सिस्टम अब भी है, क्योंकि हीटर्स नहीं है, लाइट जब मौसम इतना एक्सट्रीम होता है, कभी ऐसा होता है कि लाइट भी चली जाती है, ज़ाहिर बर्फबारी होती है, तारे वगैरह,
टूट जाती हैं। तो फिर हम लोगों का वो कांगड़ी का सिस्टम है कि लकड़ी का एक वो बनाई हुई होती है कांगड़ी जैसे टाइप, बहुत जैसे है। आप लोगों की टोकरी टाइप होती है ना, उसी तरह से होती है, लेकिन उसके अंदर जगह बनी हुई होती है, उसमें हम अंगार रखते हैं, तो वो करीब रखते हैं ताकि गर्म रह सके। इस तरह का कल्चर है हमारा। जबरदस्त, बिल्कुल। सर इन लोग का कहवा बहुत मुश्किल नहीं है, रात से तैयार करते हैं। या- वो हल्की आंच पे होता है ना, हाँ, तो फिर इनका टेस्ट जो है टेस्ट वो वो डिफरेंट different होता है आई बिल्कुल। हर्ड के कश्मीर में वो सर गुलाब का भी कोई चाय होती है, गुलाब की चाय कहवा होता है, या वो आप वही कहवे की बात कश्मीरी चाय, कश्मीरी चाय कश्मीरी नहीं, चाय। गुलाबी चाय जिसको हाँ, आप गुलाबी- बोलते हैं, गुलाबी कलर चाय। उसका गुलाबी होता है, वो गुलाब की चाय नहीं होती, गुलाबी कलर। गुलाबी उसको भी रात को ही बनने को रखते हैं। अब उसमें दो तरह की होते हैं, नमकीन भी होती है एज पर योर टेस्ट, और मीठी भी होती है। फिर अगर मीठी है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, जैसे कश्मीर की सौगात है ड्राई फ्रूट्स, अखरोट हैं, इस तरह की चीजें हैं, वो उसमें पड़ते हैं, पिस्ता पड़ता है, डिफरेंट चीजें। मतलब हमारे जो कुजीन है ना हमारा, उस वो बहुत मेहनत तलब काम है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब वो पेश किया जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर लाल लोबिया जो है, हम लोगों के हर दावत में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मेहमान आए और हमारे घरों में लाल लोबिया ना बने, वो मैश करके वो काफी टाइम के बिल्कुल साथ। सर ये सही ओके, कह रही है। वो जबरदस्त। लेके आई थी रमजान से पहले, जब ये हम लोग लंच वगैरह कर रहे थे तो एक घर से खुद ही बना के लेके आई थी। ओके। हम जो खाते हैं सर लोबिया, वो मतलब ऐसे पीसेस होते हैं ना, ये बिल्कुल मैश मैश की हुई होती है, ओके। मटन के साथ बहुत बनाते हैं। टेस्टी था सर, बहुत टेस्टी था। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड विद यू एंड दैट वाज सो गुड। थैंक यू सो तो मच इनकी खाने की चीजें ये अब आहिस्ता आहिस्ता वो कहते वो लाई थी वो, तो सर। अब तो हम अब स्लोली आप भी बता दें, आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसे चपली कबाब वो तो हो गया, लेकिन अब आप लोग भी बताएं, जैसे बुनेर से हैं आप, आपका नहीं, क्या? हमारे पख्तूनों में तो ये है कि गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा है, मतलब कढ़ाई या थिक्का सिख थिक्का, तो इस तरह की चीजें वहाँ पे है। शादियों में तो अभी भी हमारे खासकर बुनेर में, जिस तरह आपने शादी हॉल का जिक्र किया है, तो देहाती इलाकों में अभी भी कोई शादी हॉल नहीं है। वही एक ये है कि हमारे मतलब अगर मेरे घर में प्रोग्राम है तो आपके घर से चारपाई, इनके घर से चारपाई, किसी बिल्कुल। के घर से रजाई, तकिए वगैरह ये चीज़ें जमा करके जैसी हफ्ता 5-6 दिन गुजर जाते, शादी वो रश ख़त्म हो जाता है, फिर वो वापस देते, तो वही सिस्टम। और एक ज़माने में ये था हमारे पख्तून में कि हुजरा का एक नाम था, हुजरा। उसमें ये था कि अगर मेरे कोई ख़ास मेरा मेहमान आया है, लेकिन उस हुजरे में बहुत से लोग बैठते, तो किसी ने मतलब गोश्त पकाया है, किसी ने कोई दाल, किसी ने साग, तो वो सारे ला के दस्तरखान जो वो सजा देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें दस्तरखान पे, क्योंकि वो एक बंदे का मेहमान नहीं, वो पूरे वो जो हुजरे में जितने लोग बैठते हैं, मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, वो सब कहते हैं हमारा मेहमान है। सुबह ये है कि ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, मतलब किसी ने मकई जो है इनकी रोटी बनाए, पराठा है, किसी ने क्या किया, तो सुबह भी नाश्ते में दस्तरखान में बहुत सी चीज़ें, तो ये रिवायात थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहा है, वो जो पुरानी चीज़ें हमारे इलाकों से, कश्मीर में अभी भी है, लेकिन हमारे सर है जब मतलब जो जिन घरों में अपने नाना दादा वो लोग जिंदा है ना, उनके साथ ये है, चीजें बिल्कुल। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ तो जैसे आप लोगों का नमकीन गोश्त है, मुझे इससे एक बात याद आई कि हम लोगों का ना, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जब घर में बीफ या मटन आता है तो उसके पीसेस जो बोनलेस होते हैं ना, हमारे मिट्टी के चूल्हे होते हैं अभी, तो हम उसको वो चूल्हे की साइड को हम कहते हैं डल, तो हम कहते हैं डल नल गोश्त लागा खासा, यानी वो उसको उस डल के साथ, उसकी साइड के साथ लगा के अंगारों पे सिर्फ उसको धोते हैं और रखते हैं। उसका टेस्ट, हालांकि उसमें नमक नहीं होता, मिर्च कुछ भी नहीं, हाँ, लेकिन वो बात करते करते मैं फील कर रही हूँ, तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। फिर छल्ली जो है भुट्टा, अभी जैसे यहाँ पे कौन है, इसको पता है मैं कौन बहुत लाइक करती हूँ ना, तो वहाँ पे वो भी हम अंगारों पे बना के साथ अखरोट तोड़ के उसके साथ वो खाने। हम भी मतलब घर में सर ऐसे होता है ना, अगर सर्दियों में भुट्टा ले आते हैं तो चूल्हे पे ऐसे करके हाँ, तो इस बहुत तरह भून के tasty- चूल्हे पे खाना। वैसे अगर टाइम मिला तो कश्मीर जो है विजिट करेंगे, इंशाल्लाह मोस्ट जब हेरा वेलकम जाएंगे, एनी टाइम सर, इंशाल्लाह वेकेशन पे जाएंगे तो हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब ये है कि मैं मेहमान जो इनका है दोबारा अनाउंस करूँ ताकि हमारे नाजरीन को बिल्कुल, पता क्यों चले। नहीं नाजरीन, ब्रेक के बाद हिज एक्सेलेंसी फैसल नियाज तिरमिज़ी साहब
जो सफ़ीर पाकिस्तान है मुत्तहिदा अरब इमारात में, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, और 2007, 8, 9, 10 4 साल वो यहाँ अबू धाबी में भी रह चुके हैं। उस वक्त वो नायब सफ़ीर थे, दोबारा आए हैं सफ़ीर, और हर प्रोग्राम में वो मौजूद रहते। कम्युनिटी का कोई भी प्रोग्राम हो तो वो वहाँ पहुँचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवाद साहब ने उनको दावत दी थी, वो आए हैं, अभी पहुँच गए स्टूडियो, विज़िट भी करेंगे और हमारे प्रोग्राम में आएंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारे कम्युनिटी के मसाइल है वो सवालात इनके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। सर। तो सर जाते जाते हिरा से कोई मैसेज व्यूवर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि जैसे मैं कहती हूँ ना कि जन्नत है कश्मीर, सभी कहते जी। हैं, हर एक एरिया बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। और हम लोग जो है, जैसे हम फॉरेनर्स हैं ना, अभी फॉरेन में ओवरसीज जी, जिसको कह लें overseas, प्रॉपर वर्ड, हाँ। तो जितना एक ट्री स्ट्रांग कब होता है, जब उसकी जड़ें स्ट्रांग हो। तो हमें वो जड़ें अपना कल्चर जो है वो स्ट्रांग करके रखना है। और जब हम कभी बाहर आते हैं, घर में तो हम एज अ इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो हम उस घर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने मुल्क को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने मुल्क का नाम हमेशा हर जगह रोशन करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत पॉजिटिव मैसेज। और चलो ठीक है, मैं चाह रहा था कि K2 खैबर नेटवर्क के हवाले से लास्ट में भी, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात है आज सुनने को मिली आपसे कश्मीर के हवाले से। तो अब अनमोल आपने ब्रेक पे जाना है। जी सर, और हमने ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, पता चला कि वो हिज एक्सीलेंस जो पहुंच गए हैं। जी, हमारे गेस्ट भी, और हमने सीट भी चेंज करनी है सर। ओके ओके, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। जी जी ओके। जी नाजरीन, हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे, तो प्लीज़ बने रहिए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू दुबई लॉन्च। सर, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे अपने स्पेशल गेस्ट को लेके, बिल्कुल अनमोल, असल में हमारे यहाँ पे जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे यूएई में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 लाख पाकिस्तानी जो है वो रहते हैं, और जितनी हमारी कम्युनिटी यहाँ ज़्यादा होती है उनके मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। तो आज हमने हिज एक्सीलेंसी फैसल नियाज तरमीज़ी साहब, जो सफ़ीर पाकिस्तान है मुत्तहिदा अरब इमारात में, पाकिस्तान के सफ़ीर, और अनमोल मैं सर को पहले से जानता हूँ क्योंकि पहले भी यहाँ रह चुके हैं पाकिस्तान एम्बेसी में। उस वक्त भी सर ने बहुत पाकिस्तान कम्युनिटी की जितने भी फंक्शन थे, जितने भी प्रोग्राम थे, तो ये पहुंचते थे। अब ये है कि मैं जहाँ भी मैं जाता हूँ किसी भी प्रोग्राम में, तो कोई ओपनिंग हो, कोई कम्युनिटी का कोई भी प्रोग्राम, तो सर वहाँ पहुँचते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए हैं हमारे स्टूडियो, और मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त हमारे नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं तो इनके बड़े सवालात भी होंगे, खुश भी होंगे कि हिज एक्सीलेंसी आए हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया बनोरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जिस तरह मैंने कहा कि जिस कंट्री में पाकिस्तानी ज़्यादा हों तो वहाँ पे मेरे ख्याल में उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम भी ज़्यादा। यहाँ यूएई में 1.7 मिलियन पाकिस्तानी हैं, और पहले भी आप यहाँ रह चुके, लेकिन जब आप एज एम्बेसडर आए हैं तो क्या महसूस करते, क्या प्रॉब्लम उनकी ज़्यादा था जनरली यहाँ पे, क्या इनके क्या फेस करते हैं ये लोग? देखिए जी, प्रॉब्लम्स तो हैं यहाँ पे, इतनी कम्युनिटी होती है, यानी कि ये हमारी दूसरी बड़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है सऊदी अरब के बाद। पर मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी इश्यूज अभी भी हैं,
पर मैं इसका मवाजना करता हूँ जो मैं लास्ट टाइम यहाँ पे था 2007 से 10 पे। जी जी। मैं हर एक को बताता हूँ, जब मैं पहली दफ़ा जब आया एम्बेसी 2007 मार्च का महीना था, तो हमारी एम्बेसी से कोई 500-600 गज पहले तक एक लाइन लगी हुई थी। बिल्कुल याद है मुझे आज तक याद है। तो मैं थोड़ा सा पहले दिन में आ रहा था, और मैं आ रहा था जनीवा में, जी जी। जहाँ पे टोटल पाकिस्तानी कम्युनिटी 1200 थी, और यहाँ पे उस ज़माने में कोई 14 लाख की कम्युनिटी थी पाकिस्तान की, और ज़्यादा दुबई और शारजा में थी, कम अबू धाबी में थी। जी। तो मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म हुआ, तो मेरे पास थोड़ा काउंसलर काम था। तो उस ज़माने में हम मैनुअल सब कुछ होता था, 200 से 400 पासपोर्ट दिन के हम लोग इशू करते थे। और उस एक पासपोर्ट इशू करने में जो मैनुअल होता था, लिखा जाता था, जो अफसर होता था उसको वो 5 जगह साइन करना पड़ता था फॉर्म में, और हर फॉर्म के थ्रू भी जाना पड़ता था। जी। अल्लाह का शुक्र है टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तानी एम्बेसी या काउंसलेट में हालात बेहतर हुए हैं। जी। अब हमारा तकरीबन, हमने उस दिन एस्टिमेट लगाया 60% काम हमारा ऑनलाइन चला गया है। जी। पासपोर्ट का भी और नादरा का भी, पर फिर भी 40% लोग आते हैं। तो एक तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ है, तो लंबी लंबी लाइनें अब ख़त्म हो गई हैं। हैं पर उतनी लंबी नहीं जितनी पहले होती थी, एम्बेसी में भी और काउंसलेट में भी। पर अभी भी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पे इतनी कम्युनिटी होती है। जैसे कल परसों रात में मुझे एक शेख साहब ने खाने बुलाया था, तो मुझे रात को 12 बजे किसी का फ़ोन आया कि जी यहाँ पे एक खातून थी, उनकी डेथ हो गई, उनके पास ना पासपोर्ट था ना शनाख्ती कार्ड था, एमरेट्स आईडी भी ख़त्म हुए 10-12 साल से, 5-6 साल से ख़त्म था, उनका मालूम नहीं हो रहा। तो इस किस्म के इश्यूज़ बनते हैं हमारे। फिर पाकिस्तानी काफ़ी जेल में भी हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं शायद पहला सफ़ीर था जो जेल में, मस्बा जेल में मिलने गया। जी। और उनके साथ ही मैंने कोई 65 कैदी थे, उनके साथ मैंने इफ्तारी की। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप सेपरेट, मैंने कहा जी जो मैं खाऊंगा वो ये कैदी भी खाएंगे। तो मसाइल हैं, हमारे कम्युनिटी के मसाइल भी हैं, लेबर की मसाइल हैं। जी। कोशिश हमारी पूरी है। ज़ाहिर बात है ये हमारा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, क्योंकि मुत्तहदा अरब इमारात से हमारे ताल्लुकात 1970 से पहले के हैं। बड़े कम लोगों को पता है, मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले भी, क्योंकि इनको आज़ादी मिली थी 2 दिसंबर 71 को, और हमने पहला सफ़ीर 2 जनवरी 71 को भेज दिया था। और उससे पहले हमने बल्दिया में, इत्तसालात में, एडनॉक में, इनकी आर्म फोर्सेस में, पुलिस में हमारे लोग 60 से आ रहे थे। पाकिस्तानी तो यहाँ पे सदियों से आ रहे हैं, पर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आनी शुरू हुई थी सन 60-61 के अशरे में, जब शेख जाहिद रूलर्स रिप्रेजेंटेटिव थे अलैंड में। जी। तब बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की आनी शुरू हुई। और जब इनको आज़ादी मिली तब तो पाकिस्तानी बहुत थे यहाँ पे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब भी मैं इनके सदर से मिले, इनके वज़ीर आज़म से मिले, इनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले, ये सारे कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। एमरेट्स को तो सब कुछ जानते हैं कि EK 001, एमरेट्स कराची 001 पहली थी जो PIA ने बनाई थी। उसके अलावा इत्तसालात, सबसे बड़ा सॉवरन वेल्थ फंड है आडिया, वो पाकिस्तान ने सेटअप किया था। सेंट्रल बैंक, पहला एयर चीफ पाकिस्तानी था। तो पाकिस्तानियों ने बहुत अरसे तक यहाँ पे काम किया है और बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। जी बिल्कुल। पर अब माशाल्लाह इस मुल्क ने बहुत तरक्की की है। मैं हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी को कहता हूँ कि हार्ड लेबर के बाद अब हमें ज़्यादा क्वालिफाइड लोग चाहिए अब आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। क्योंकि जो जिनमें स्किल्स हों, स्किल्ड लोग जो इधर काम कर सकें। जी। क्योंकि उसी के मुताबिक हमें अपने आप को करना पड़ेगा। जी। सर, आपने जेल का जिक्र किया, आप जेल गए थे, कैदियों से आपने मुलाकातें की हैं, तो मैंने सुना था कि कुछ लोग छोटे छोटे मतलब फ़ाइन 1000-1500 में काफ़ी अरसा से वहाँ हैं, या बाज़ लोग इस तरह के हैं कि इनके पास टिकट नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए, तो वो कम्युनिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वो करते हैं इनके साथ मदद, ताकि वो छोटे छोटे रकमें हैं वो पे करके या उनको टिकट दे दे, वो चले जाए। मैं करते हैं। इनफैक्ट इनका जो यौम आज़ादी होता है रमज़ान के शुरू में और ईद उल अज़हा में, मैं हमेशा एक जो सफ़ीर पाकिस्तान है इनके सदर को खत लिखता है कि जी पाकिस्तानियों को छोड़ा जाए। और इस उन खतूत की वजह से कोई
इस साल कुछ 700 पाकिस्तानी को रिप्रीव मिला है। हाँ। हम भी करते हैं और जाहिर बात है, पर पाकिस्तानियों की जो अच्छी बात है जो मैंने पूछा, 1600 के करीब पाकिस्तानी कैदी हैं इस वक्त जेलों में, ओह, जो हमारी आबादी का शायद अशारिया 0.01% बनता है। बिल्कुल। पर वो लोग कह रहे थे कि जनरली लॉ अबाइडिंग हमारे लोग हैं, तंग नहीं करते पाकिस्तानी कैदी, और वो वहाँ पे जेल में भी अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं ताकि वो कुछ अपने आप को सही। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, पर हिसाब तो है। ऑन द कॉन्ट्री में एक जो कि सफ़ीरों से पूछ रहा, किसी ने कहा जो मैं 3 कैदी हैं, उनकी मैंने कहा आबादी कितनी है 3000, किसी ने कहा 7 कैदी हैं, आबादी कितनी है 7000। तो वो इस लिहाज से हमारी प्रपोर्शन वही है कैदियों का जी। पर हैं लाजमी। और ये वहाँ पे कोई सिस्टम है कि मतलब जिनका साल या 6 महीने या 2 साल हो वो पाकिस्तान शिफ्ट कर दे वहाँ पाकिस्तानी जेलों में, ताकि उनके फैमिली उनसे मुलाकात, इस तरह कोई सिस्टम? वो हमने ऑलरेडी इनके साथ प्रपोज किया हुआ है, एक एग्रीमेंट होता है कि वो हो जाए तो ताकि अपना जो सेंटेंस है वो पाकिस्तान में जी फैमिली के साथ सर्व कर सकें। ओके ओके, अच्छी बात है जी। तो अनमोल, आप सर से कुछ? बिल्कुल, इफ यू डोंट माइंड सर, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक रीजंस पे बात हो रही है, तो मैं कुछ आपके लाइफ के रिलेटेड पूछूंगी आपसे कि आप अब डे टू डे लाइफ आपकी तो बिजी रहती होगी ऑफ कोर्स, बट आप जब फ्री होते हैं तो आप क्या प्रेफर करते हैं ज़्यादा करना? देखिए जी, यहाँ पे तो फ्री टाइम 7 दिन पूरे बहुत हफ्ते कम में मिलता है। एक नहीं फ्रैंकली जी यहाँ पे प्रैक्टिकली, बल्कि मेरी बेगम मुझसे नाराजगी कहते तुम घर सोने आते हो सर। ऑफ कोर्स उनका क्योंकि 7 दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे कम्युनिटी है, विजिट्स हो रहे होते हैं। बट फॉर अ फ्री टाइम मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। उनसे मैं हमेशा किताब यह मुझे अपने माँ बाप दोनों से विरसे में मिला है कि किताब बचपन से। क्योंकि सर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है किताबों की अहमियत कम होगी, ये लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं अब इतना खास। तो माशाल्लाह अगर आप ये चीज़ अभी भी कंटिन्यू आप भी सरप्राइज, मैं अभी किताब पढ़ता हूँ। और मेरी जो चीज़ें होती है ना खरीदता हूँ, जो मैं मुझसे लोग पूछते हैं शॉपिंग क्या करते हो, मैं किताब में खरीदता हूँ किताब। और जब भी मुझे मौका मिलता है ना, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, बता रहा था बनवारी साहब को कि हमारे जो पहले सफ़ीर थे 48 में, ये पीर काका साहब के थे, वो उनकी किताब पढ़ा था रास्ते में। उनका पोता यहाँ पे होता है, उसके वालिद पहले एयर चीफ थे। उसको मैंने कहा यार तुम्हारे दादा की किताब मैंने पढ़ी थी, वो मिल नहीं रही। उससे कहा मेरे पास पढ़ी है, तो मैं उसे देख रहा हूँ किताब मैं पढ़ता हूँ। तो जैसे कि आपको किताबों का शौक है, तो आपने कोई अलग से स्पेस भी रखा होगा लाइब्रेरी टाइप? मेरा पूरे घर में लाइब्रेरी है, मेरे पास अपनी कलेक्शन में बड़ी किताबें हैं पाकिस्तान में। पर एक वो जो हम खाना बदोश होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, सफारतकार, तो वो जब तक वालदैन का घर था तो एक जगह पे सारी एक जगह पे थी। मेरे पास कुछ 3-4-5 हज़ार किताबें हैं। पर अब जब से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, वो घर बिक गया, तो अब वो 8-9 जगहों पे फैली हुई हैं। कभी भाई के घर, किसी कज़न के घर रखी हुई है। देखें कि जब भी किताब पढ़ने का शौक़ है मुझे बहुत, और मुझे घूमने का शौक़ है। नॉर्दर्न एरियाज़ मैंने बहुत घूमा है बचपन से, वो भी अपने वालिद साहब और दादा को शौक़ था बहुत ज़्यादा, शायद इनहेरिट किया मैंने, कि हम बचपन से जाते थे पहाड़ों पे। नॉर्दर्न एरियाज़ में तकरीबन पूरा देखा हुआ है, सुवात, चित्रात, गिलगित, आगे नारायण कागान, तो ये पैदल देखी हुई जगह है। आप यू भी सरप्राइज मैंने अच्छे वक्तों में। अभी भी मेरी जब मैं इस्लामाबाद से आ रहा था तो वीकेंड पे मेरा ही होता था, हम 4 दोस्त थे, एक 2 सिविल सर्वेंट, एक मेरा क्लास फेलो बैंकर है और एक मेरा कॉलीग। हम हर सैटरडे संडे को सुबह सुबह फजर के बाद हम पीर सुहावा चढ़ते थे, उधर नाश्ता करके नीचे आते थे हम लोग। तो वो नेचर बड़ा ज़रूरी होता है, किताब नेचर बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल सर। जी मतलब आप बुक्स के अलावा और मतलब म्यूजिक किस तरीके का? म्यूजिक मुझे जी हर किस्म का पसंद है जी। उर्दू म्यूजिक, गज़लें मुझे बहुत पसंद है। मुझे पाकिस्तानी पॉपुलर म्यूजिक भी बहुत पसंद है। अब तो आपने नहीं सुना होगा, ज़ोहेर और नाज़िया हसन थे हमारे ज़माने में। इंटरेस्टिंगली जो बहुत बड़ा एक ग्रुप बहुत फेमस हुआ बाद में, दिल दिल पाकिस्तान जिन्होंने गाया था, ये मेरे क्लास फेलोज थे और मैं कंटेम्प्रेरी से ज़्यादा था। तो जुनैद जमशेद से सीनियर होता था, पर शाही मुझसे 1 साल सीनियर था। रोहेल जिसने कोक स्टूडियो बनाया, मेरा क्लास फेलो था। रिजवान इनके साथ होता था, पहले छोड़ के चला गया, वो मेरा हमसे सीनियर होता था। तो पाकिस्तानी म्यूज़िक
पर मेरा म्यूज़िक का टेस्ट बड़ा इक्लेक्टिक किस्म का है। जी। क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, रूसी ज़बान मैंने सीखी है, रूसी म्यूज़िक भी सुनता हूँ मैं, अच्छा। फारसी म्यूज़िक भी सुनता हूँ, म्यूज़िक अरबी भी सुनता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक में अपनी खूबसूरती होती है बहुत। लास्ट वीक आप किसी कव्वाली वाले प्रोग्राम में भी गए थे, जी जी, मैंने कव्वाली, सुना। वो अबू मोहम्मद और फरीद अयाज, ये 60 साल पुराना, ये सदियों पुराना घराना है। जी जी। इनसे हमारे ये आए थे, तो मैंने फरीद अयाज साहब से और अबू मोहम्मद साहब दोनों से दरख्वास्त की कि अगर आपके पास वक्त है थोड़ा सा तो आप आए। तो अबू धाबी और माशाल्लाह बड़ा लोगों ने एंजॉय किया कम्युनिटी ने, ओके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो सफारत खाने हैं वो मरकज़ हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, जी जी। हमारी सकाफ़त के लिए, हमारी, बल्कि जब हमारा 23 मार्च का इवेंट हुआ था, तो 23 मार्च के इवेंट पे हमने एक पेंटिंग एग्जीबिशन किया था जिमी इंजीनियर का, जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनके 52 फन पारों के हमने डिस्प्ले किया था इस होटल में। उसके अलावा उस्ताद रईस अहमद खान ने वायलिन बजाया था आके, उनको मैं रिक्वेस्ट की थी। तो सकाफ़त ये बहुत ज़रूरी होता है, और आजकल की डिप्लोमेसी में सियासत के अलावा आपकी सकाफ़त, आपकी तालीम, ये चीज़ें बहुत आपकी तजारत ज़्यादा अहम है मेरा ख्याल से। जी जी तो टाइम हुआ ब्रेक का, ब्रेक ले जी, लें। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। बातें तो माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं भी सर को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना पसंद करती हूँ। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी बिजी लाइफ में वो खुद कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो सर, मतलब आपको म्यूज़िक, हर टाइप का म्यूज़िक आप सुनते हैं, और बुक्स मतलब मैं बहुत सरप्राइज़ हुई सर ये सुन के, क्योंकि नहीं आजकल बहुत रेयरली देखा जाता है कि कोई बुक्स को अभी भी प्रेफर करता है। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो आई पास्ड ऑन दैट लव फॉर बुक्स फॉर देम। जी, तो किताबों का शौक है मुझे, वो भी उर्दू और अंग्रेजी दोनों। इफ यू डोंट माइंड, कितने बच्चे हैं आपके? मतलब मेरे 2 family में बेटे कितने? जी, माशाल्लाह। 2 बेटे? जी, 2 बेटे। माशाल्लाह। तो यही आपके साथ ही होते हैं? नहीं जी, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक PhD कर रहा है और एक बैचलर्स कर रहा है, दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मतलब आप और आपकी वाइफ? मैं और मेरी वाइफ है यहाँ पे। रीडिंग के हवाले से सर, अभी लास्ट वीक शारजा गवर्नमेंट ये हर साल शारजा चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल ये अरेंज करते हैं। इसमें अहमियत बच्चों को बुक्स रीडिंग अहमियत, क्योंकि ये कम होता जा रहा है, ज़्यादातर ये टैबलेट, लैपटॉप और सोशल मीडिया। तो शारजा गवर्नमेंट हर साल स्पेशली स्कूल ये जो किड्स हैं इनके लिए और किताबों की वो रीडिंग के वो जो अहमियत है इसी पे वो प्रोग्राम करते हैं स्पेशल। तो ये अच्छी बात है कि अब माशाल्लाह अभी भी आप वो बुक्स रीडिंग जो है वो आपको शौक मालूम है, मैं अभी भी, लोग हंसते हैं, मैं अखबार पढ़ता हूँ, जब तक मैं अखबार ना पढ़ूँ ना तो मुझे, मैं नाश्ता नहीं कर सकता जी। मैं, और 2-3 अखबार पढ़ता हूँ मैं सुबह उठ के। हाँ। और किताब चाहिए मुझे, किताब, और जितनी पुरानी किताब होगी उतना उसको मैं संभाल के रखता हूँ, पढ़ता हूँ। किताब की एक अपना एक, और हमारा तो हमारा दीन भी पहला इकरा पढ़ो। तो ये तो हमारा दीन का भी हुक्म है, तो किताब पढ़ना चाहिए। टैबलेट एक नई फॉर्म में ज़ाहिर बात है, पर किताब का अपनी इफादियत है। सर, म्यूज़िक के हवाले से बात हुई तो हमारे K2 चैनल जो है वो इसमें क्लासिक पुराने जो हमारे गाने हैं क्लासिक, वो फिल्में, और एक K2 जो है वो हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती जो है, आप जिस तरह आपने कहा कि आप स्वात भी गए हैं, गलियात भी गए, अफ्ताबाद, हज़ारा, तो वो खूबसूरती दिखाते हैं। और म्यूज़िक के भी बड़े अच्छे प्रोग्राम K2 टेलीविज़न। तो कभी मौका मिला है हमारे K2 TV देखने? जी बिल्कुल देखने का मौका मिला है। हाँ। पर जैसे आजकल का दौर आ गया, वक्त मेरे पास नहीं होता। जी बिजी यहाँ पर जब भी मौका मिलता है तो मैं ख़ास तौर पे यहाँ के जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, पाकिस्तानी अखबारात, एक ही छपता है अब तो, हाँ, वो भी मैं देखता हूँ। बहुत ज़रूरी है, इससे बड़ा ज़रूरी होता है कि आप लोगों के थ्रू में मालूम होता है कि कम्युनिटी क्या सोच रही है, क्या मसाइल हैं,
क्या देख रहे हैं, तो मैं उसको बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ। कम्युनिटी से सर एक सवाल मुझे याद आया कि एक यहाँ पे सर नादरा और पासपोर्ट, अगर कोई अर्जेंट फीस पे करता है पासपोर्ट के लिए, तो वो मेरे ख्याल में 15 दिन के बाद वो पासपोर्ट मिलता है, और ये ऑनलाइन है, यहाँ जैसे ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तो उसी वक्त इस्लामाबाद पहुँच जाता है। तो ये कोई इस पॉसिबिलिटी है कि 5-6 दिन के बाद पासपोर्ट मिले अगर अर्जेंट हो, फीस अर्जेंट पे किया है? नहीं जी, ये बहुत मुझसे काफ़ी लोगों ने ये रेस किया है, और मैंने दोनों, क्योंकि पासपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर जी, और नादरा कार्ड है ऑफ कोर्स नादरा के अंडर, दोनों से मैंने रेस किया है कि जी इसको, तो वो दोनों ही कह रहे थे कि लेटली बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बढ़ गई थी। हाँ हाँ, वरना जनरली हमारी 4-5 लाख होती हैं, अब 8 से 9 लाख एप्लीकेशंस महीने की होनी शुरू हो गई थी डेली। उससे, क्योंकि प्रिंटिंग सारी एक जगह होती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, ओके, तो वो बैकलॉग आ गया था। पर उनको फिर मैंने ये रिक्वेस्ट की कि जी या तो फैसिलिटीज़ प्रिंटर्स ले और होने चाहिए जी तो, क्योंकि बड़ा जेन्युइन मसला है, क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना होता है खसों बाहर। जी, तो ये हम रेस कर रहे हैं, हमसे ये रेस हुआ भी है हमसे कम्युनिटी इवेंट्स में कई दफ़ा ये issue। क्योंकि अक्सर यहाँ हमारे पाकिस्तानी में ये है कि ये पासपोर्ट चेक नहीं करते, तब पता चलता है जब इनका वीज़ा एक्सपायर हो जाए फिर पासपोर्ट मेरे पास तो ये तो नौकरी ऐसी पहले होती है, हमें तो लोग हम तौर पे एयरपोर्ट से फोन करते हैं जी, हमें तो इधर आकर मालूम है हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है जी जी या नादरा कार्ड एक्सपायर है। बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। आप इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आप सबको कहूँगा कि काइंडली अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अप टू डेट रखा करें, और एक्सपायरी से 6 महीना पहले, जी जी, ये बहुत है, मेरे को 6 महीने पहले आप इसको रिन्यू करवा लें। बिल्कुल वो ज़रूरी है जी। अनमोल सर से कोई सवाल है? मेरे तो सारे कम्युनिटी के प्रॉब्लम के हवाले से, और मतलब मैं ये ज़्यादातर हमेशा मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ था कि मेरा आईडी कार्ड गुम गया था, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो होता है। तो मैं जब दोबारा अपना बनवाने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले वाले की कॉपी लेके आओ। तो ऐसे क्यों? बस उसका फिर पुलिस रिपोर्ट देनी होती है, बिकॉज ये आपकी आइडेंटिटी होती है ना इस डॉक्यूमेंट। तो उसके अलावा वो दूसरा नया नहीं इशू कर सकते? मेरा ख्याल से आपको अगर पासपोर्ट पे, तो मुझे पता है फॉर श्योर, आईडी कार्ड का मुझे नहीं पता। पासपोर्ट आपको गुम हो जाए तो आपको बगैर पुलिस रिपोर्ट के वो रिन्यू नहीं करते। पुलिस रिपोर्ट आईडी कार्ड का मेरा इशू अभी तक चल रहा है, इसीलिए चलें इंशाल्लाह उसको we'll try to get it resolved। इंशाल्लाह। सर इस प्रोग्राम में आने का एक फायदा बिल्कुल। सर पीआईए जो है वो यहाँ जितने भी हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी इनकी डेड बॉडी वो फ्री ले जाते हैं। मैंने सुना था कि एक साथ में एक बंदा भी फ्री जाता है। ये आज से 20-22 साल पहले कम्युनिटी और पाकिस्तान एयरलाइन के बीच में एक मुआहिदा हुआ था। आजकल लोग कहते हैं कि डेड बॉडी 3-4 दिन, कभी कभी हफ्ता वो पड़ी रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास स्पेस नहीं है, जहाज़ में जगह नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि पीए के अलावा और भी जो हमारे पाकिस्तानी एयरलाइन है, सीरीन है या एयर ब्लू है, इनके यहाँ अगर कंट्री हेड है वो बुला ले एम्बेसी, उनसे बात कर कि बाकी लोग भी डेड बॉडी, क्योंकि पाकिस्तान के मोटे कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी एयरलाइन इस्तेमाल करते, उसी में टिकट ले लेते हैं। तो फिर डेड बॉडी अगर वो भी जिस तरह पीए फ्री में ले जाते हैं तो बाकी 2 एयरलाइन हैं वो भी ये, क्योंकि मैंने सुना था कि हफ्ता 10 दिन आजकल डेड बॉडी पड़ी रहती है। वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, या डेड बॉडी अगर ज़्यादा हो, एयरलाइन एक है, तो ये जो बाकी 2 एयरलाइन है इनसे भी अगर आप इस तरह की। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ ना कि अब बाकी कम्युनिटी की तादाद बढ़ी है तो डेड बॉडीज़ की तादाद भी बढ़ गई है। मेरे पास हमें जो भी बंदे जिसका इंतकाल होता है उसको हमारा उनका लोकल फॉरेन ऑफिस इंटीमेट करता है, और ऑन एन एवरेज 4-5-6 लोग उनका इंतकाल होता है एवरी डे यहाँ पे। तो वो पीआईए से मैंने रेस किया था जी, और उन्होंने मुझे यही कहा था कि जी हमें बहुत ज़्यादा हमें फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, और पर ये आपका अच्छा है, मैं सरीन वालों से उनसे मैं कहूँगा, या आप किसी एयर ब्लू और सरीन दोनों से मैं कहूँगा कि वो भी एक वो बड़ा हमारी कम्युनिटी ने इस एयरलाइन को बहुत सपोर्ट किया है जी जी, तो उनसे भी आई विल रिक्वेस्ट देम माय सर। ज़्यादातर आजकल सीरीन उनका टिकट भी कम है, वजन भी वो ज़्यादा या 60 kg वो, और सुना सर्विस भी बेहतर है, सर्विसेज भी बेहतर, जहाज़ भी नहीं हैं। तो वो अगर, क्योंकि अगर ये जिंदा लोग जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी भी अगर सही बात है वो ज़रूरी है। तो सर एक वो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कैदियों के हवाले से, ये एक फैमिली ने मुझे पाकिस्तान से कॉल करके एक
प्रोग्राम में लोग कॉल करते थे, प्रॉब्लम हम डिस्कस करें, उस वक्त मेरे साथ सीजी साहब बैठे हुए थे। तो बाद में किसी ने नंबर लिया था तो उन्होंने यही सवाल जो मैंने आपसे पहले किया था कि कैदी अगर इनका टाइम कम हो तो वो बाकायद वहाँ पे पाकिस्तान में मतलब किसी भी यानी पेशावर हो या पिंडी हो मकामी, ये एक फैमिली का क्वेश्चन है। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह पॉसिबिलिटी मुझे ये चेक करना पड़ेगा, मेरा ख्याल से अगर नहीं एक एग्रीमेंट होता है कई मुल्कों के दरमियान है हमारा, जी जी उसमें होता है कि एक्सचेंज ऑफ ऑफेंडर्स एग्रीमेंट होता है ये, जी कि बेशक आपको कैद यहाँ पे हुई उसकी सज़ा या उसका आधी सज़ा आप अपने मुल्क में गुजार सकते हैं। तो इस पे अच्छा आप मैं देखूंगा, मेरा ख्याल से हमारा नहीं है, पर अगर है तो मैं उसको पर देखूंगा वजह क्यों नहीं हो रहा। तो कई मुल्कों में हमने देखा है कि यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बस फ़ायदा यही होता है कि फैमिली यहाँ पे बेचारे फैमिली के बगैर होते हैं, मुलाकात हो सकती है, अपना माहौल होता है। तो ये आपका अच्छा पॉइंट है, मैं जाके बल्कि जी आपने अच्छा किया कि मैं अगर नहीं उसको मैं इसको मैं एक्सपेडाइट कराऊंगा कि एक्सचेंज ऑफ ऑफेंडर्स अगर अपने पास उधर हुई अपने घर वालों के पास वक्त गुजार सकें। जी जी बिल्कुल। हाँ अनमोल, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, अगर आप बिल्कुल आप है कोई क्वेश्चन करना चाहती है सर से? मतलब मेरा वही मतलब नॉर्मल की डेली लाइफ के बारे में कि कुकिंग वगैरह कौन सा कुजीन ज़्यादा पसंद करते हैं? मतलब मुझे जी सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी खाना पसंद है। मतलब रूस में रह के फिर रूस का हाँ, खाना पर मैं लोकल कुजीन हमेशा खाता हूँ। ये मेरा एक असूल है कि आप जिस मुल्क में जाएं उसकी ज़ुबान सीखने की कोशिश करें। उनका अब मैं इधर अगर मुझे कोई इमराती बुलाता है ना तो मुझसे पूछता क्या खाओगे, मैं कहता हूँ मैं इमराती खाना खाऊंगा। अगर मैं सेंट्रल एशिया में मुमकिन सेंट्रल एशिया का खाना तो खैर हमारे खाने से बहुत करीब है। वो भी पुलाव खाते हैं, वो भी कोफ्ते खाते हैं, वो भी कबाब खाते हैं, वो भी टिक्के खाते हैं। वो बड़ा बस सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि वो स्पाइसी नहीं होते, स्पाइसी नहीं होते, उनका खाना स्पाइसी नहीं होता। पर मुझे हर किस्म की कुजीन पसंद है, पर अपनी कुजीन के अलावा जो मुझे पसंद है जापानीज बहुत अच्छा है, हेल्दी होता है वो उसका। वो लोग कहते हैं रॉ फिश, you have to develop a taste for it. Raw fish, I tried once but नहीं खाया वो बस वो you have to develop। पर आपको मालूम है जापानियों की दुनिया में सबसे अच्छी सेहत है, सबसे ज़्यादा जिंदगियाँ उनकी जापान, क्योंकि रॉ फिश खाते हैं और रॉ वीट्स खाते हैं। जी जी। और ये कावा पीते हैं वो, तो ज़्यादा की एज 90-95 वो और फेस पे कोई रिंकल्स वगैरह कुछ नहीं भी होते नहीं हैं। होते। चाइनीज भी कावा बहुत पीते हैं। जी जी। तो ये बड़ी हेल्दी चीज़ होती है ये। तो सर पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से कभी जिस तरह मैंगो फेस्टिवल होता है, हमारे पाकिस्तानी मैंगो बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ तो एसोसिएशन वाले भी करते हैं, शारजा सेंटर वाले भी, इसके अलावा हमारे और भी मतलब हैंडीक्राफ्ट से पाकिस्तान की लेदर प्रोडक्ट हैं, तो इस तरह का कोई एग्ज़िबिशन यहाँ पे या जो हमारे कमर्शियल अताशी हैं इस तरह वो करते हैं ताकि हमारे पाकिस्तान, तो हमारा लिटरली जब से मैं को 10-12 एग्जीबिशन पे मैं गया हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी बड़ी तादाद में, अभी जो बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था ये टूरिज्म का जो एक्सपो हुआ था, उसमें 12 पाकिस्तानी कंपनीज आई थी। फिर उसका हुआ था फूड का, उसमें तो हमारा मेरे ख्याल कोई 96 या 112 पाकिस्तानी गल्फ फूड में बिल्कुल बहुत पाकिस्तानी कंपनीज आती थी। फिर आपका यहाँ पे जो ये दुबई में जो होता है शॉपिंग फेस्टिवल, उसमें पाकिस्तानी पवेलियन है। तो पाकिस्तानी यहाँ पे ग्लोबल विलेज में काफ़ी पाकिस्तानी है। पर जैसे कि आपने कहा कि मैंगो को हर बंदा मुझसे पूछता है जी। इस बार जो मैंने पाकिस्तानी माल्टे और किन्नू मैंने भेजे बड़े अरबियों को, बड़ा लोगों ने कहा, क्योंकि मैं इस बार मैं आया, मैं देखा कि हमारे इतने नज़र नहीं आ रहे हमारे किन्नू और माल्टे लोकल मार्केट में। तो फिर मैं फिर जाके ये इनके हेड से भी मिला, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं कि जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जगह दें आप, बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारा किन्नू और हमारा माल्टा और हमारा आम उसका तो दुनिया में डिफरेंट है, यहाँ मिलता ही नहीं वो टेस्ट और खुशबू बिल्कुल। मैं उसको यही कहा, मैंने कहा कि तुम कमरे में रख लो ना हमारे किन्नू को या हमारे आम को, तो पूरे मोहल्ले को मालूम होगा कि ये आगे। तो अनमोल एक ब्रेक ले ले, टाइम हो जी नाज़रीन, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से हमारे स्पेशल प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। बात हो रही थी मैंगो को लेके। वैसे सर मैंगो और फ्रूट को लेके वैसे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, यहाँ पे जो और अदर नेशनलिटीज़ है वो भी हमारे पाकिस्तानी लंगड़ा आम और पता नहीं कौन कौन से आम है सारे पसंद करते हैं। क्योंकि मैं खुद एक इंडियन स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरे जो सारे क्लासमेट्स और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आज तक यही बोलते हैं कि पाकिस्तानी मैंगोज़ का कोई जवाब ही नहीं है। देखिए कि मेरा तो हमेशा जो इंडियन मेरे कॉलीग्स होते हैं और जी। काउंटर पार्ट्स होते हैं उनसे ये होता है कि यार हमारा आम तुमसे बहुत बेहतर है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हमारा चौंसा, जबकि चौंसा उधर चौंसा। शहर है, पर हमारे चौंसे का जायका और खुशबू ही मुख्तलिफ है। बिल्कुल जी। इसी तरह अमरूद जो है वो कुहाट कुहाट के बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है। एक पीटी अगर जहाज़ में कोई लादा है तो पूरे जहाज़ में वो मालूम होता है। किया कि ये है। तो सर यहाँ पे पाकिस्तान कौंसलेट में कम्युनिटी वेलफेयर अटैची मुझे पता चला कि नहीं है, और यहाँ पर भी ये नॉर्दर्न एरियाज़ जो है रास अल हिमा, फुजीरा, रास शारजा, इनकी भी कम्युनिटी की बड़ी प्रॉब्लम। तो क्या वजह है कि कम्युनिटी वेलफेयर अटैची का जी वो अनफॉर्चुनेटली वो जो सिलेक्शन हुई थी 2 कम्युनिटी वेलफेयर अटैचेस की, वो केस किसी ने जो जिन लोगों की नहीं हुई थी वो कोर्ट में चले गए, और वो अनफॉर्चुनेटली वो अब तक कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। और ये बहुत जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि हमसे लोग, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी है, चाहिए होते हैं हमें, हमसे कई लोग हमसे कहते हैं। क्योंकि जब मैं पिछली दफ़ा था तो तब 2 दुबई में होते थे, 2 अबू धाबी में होते थे। जी जी बिल्कुल। अब अबू धाबी में 1 है और दुबई में 2 हैं, पर दोनों अनफॉर्चुनेटली उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आई। तो इसी प्रोग्राम के थ्रू हम लिखते रहते हैं। अभी उनके मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, उनसे भी मैंने कहा कि सर इसका कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करें, बहुत जेन्युइन डिमांड है हमारी कम्युनिटी की। जी 16-17 लाख पाकिस्तानी हैं और वेलफेयर अटैचेज बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। जी। देखिए जी, जो ही कोर्ट का आ गया फैसला, इंशाल्लाह ओके। उनको एड्रेस हो जाएगा इंशाल्लाह। सर यहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल्स जो कौंसलेट के अंडर या पाकिस्तान एम्बेसी के अंडर, मेरे ख्याल में एक यहाँ दुबई में भी है, शारजा, इसी तरह रास अल खैमा, फुजीरा, तो कम्युनिटी तादाद ज़्यादा है, स्कूल्स कम है, एडमिशन का हर साल प्रॉब्लम होता है, बच्चों को एडमिशन मिलता ही नहीं। वो लोग चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी स्कूलों में बच्चे, कि उनका फ़ीस जो है वो अफोर्डेबल है, कम है। तो कोई इस तरह हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में या कोई कम्युनिटी इन्वॉल्व करके तादाद बढ़ा दे स्कूलों का? ये जी सबसे ज़्यादा जो मसला मुझे मिला है यहाँ पे फ्रैंकली स्कूलों का मिला है। जी। हमारे कुछ 6-7 स्कूल हैं तकरीबन हर इमारात में। हमारा एक अबू धाबी में तो खैर 3 है हमारे पास, एक अलैन में, 2 अबू धाबी में। ये स्कूल सारे के सारे सन 70-80 की दिहाई में बने थे। पर अब चक्कर ये कि ये सारे के सारे स्कूल लोकल काउंसिल्स के अंडर आते हैं। जी। तो पहली जमात में तो आपके पास 50-100 वैकेंसीज होती हैं, उसमें आप लोगों को विकेट कर लेते हैं। जी। जब वो बच्चे दूसरी क्लास में आते हैं ना, तो जो बच्चा छोड़ता है उसकी जगह 1 या 2 वैकेंसीज बनती हैं। ओके। और ऑन एन एवरेज 2 वैकेंसीज के अगेंस्ट हमारे पास 50 से 100 एप्लीकेंट्स होते हैं। और मुझे तो क्योंकि मैं लोगों में घूमता फिरता हूँ, माँ बाप मुझे कहते हैं, तो मैं कम्युनिटी को भी इनकरेज करता हूँ, जी जी। और मैं पाकिस्तानी को भी इनकरेज करता हूँ, बिजनेसमैन को, कि जी यहाँ स्कूल खोलें। दुबई में शायद कोई प्राइवेट सेक्टर स्कूल है, पर उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हाँ ये स्कूल सबसे सस्ते स्कूल हैं इन टर्म्स ऑफ फीस पूरे जी जी UAE बिल्कुल। में। पाकिस्तानी स्कूल इनका फीस तो कम है। बहुत कम फीस है। तो वो जो प्राइवेट सेक्टर वाले, वो जारी बात है थोड़ा ज़्यादा फीस लेकर आएंगे, पर हमें और स्कूल चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे हैं जो मुझे बोलते हैं, जो पाकिस्तानी करिकुलम पढ़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, और एक डिमांड है। बिल्कुल। तो मैं तो इनकरेज कर रहा हूँ कि 2-3 लोग मेरे पास आए भी, उनको मैंने कहा कि आप लोग आएँ और अब स्कूल्स खोलें यहाँ पे बहुत से, क्योंकि बहुत डिमांड है यहाँ पे बच्चों की। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके कैंपस प्राइवेट सेक्टर में, जी। तो इसी तरह अगर स्कूल्स बिजनेस वाइज, बिजनेस भी बड़ा अच्छा, लेकिन हमारी कम्युनिटी का फ़ायदा था कि एक ज़माने में सर दुरानी साहब वो जो एम्बेसडर थे, उस ज़माने में उन्होंने कहा था कि पूरे UAE 7 स्टेट्स में तकरीबन 20,000 बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे, पाकिस्तानी बच्चे, क्योंकि एडमिशन का इशू है, जगह नहीं है। तो ये अगर पॉसिबल हो, पाकिस्तान कम्युनिटी जितने यहाँ बिजनेसमैन है, पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल,
और इनसे आप कर दे, शायद कोई स्टेप ले और इसी तरह। नहीं, मैंने पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल्स दोनों को कहा है, उनको भी मैंने कहा कि जी ये तो बड़ा अच्छा है, ठीक है आप भी प्रॉफिट कमाएं पर थोड़ा कम्युनिटी का भी ख्याल रखें। बिल्कुल फीस के नाम पे उनकी उनकी खाल ना हो धेड़ दी जाए, हाँ, क्योंकि हाँ, ज़्यादातर वो मतवसत तबके के बच्चे जो होते हैं इनको चाहिए होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है जी। 20,000 जहाँ तक मुझे मालूम है मैंने जो किया है कि हमारे कोई डिमांड जो हमारे पास सिर्फ अबू धाबी में है और मिला के कोई 6-7 हज़ार बच्चों की डिमांड ऑलरेडी है। जी जी बिल्कुल। तो ये 6-7 स्कूल तो बड़े आराम से खोल सकते हैं। ओके। तो ये तो बड़ी जेन्युइन डिमांड है और बड़ी बहुत बहुत ज़रूर। तालीम हर बच्चे का एक बुनियादी हक है। जी जी। और तालीम मैं हमेशा कहता हूँ तालीम एक जेवर होता है, जिससे मेरा दादा अगर स्कूल ना जाता तो मैं आज इतना बैठा होता। बिल्कुल तो वही बात होती है, तालीम बहुत ज़रूरी है। जी जी। सर इसी हवाले से क्वेश्चन करूँगी आपसे, जैसे कि आप हमारे रोल मॉडल हैं आज के, तो हमारे यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि बेसिक आजकल जो यूजुअली देखा जाता है सारे जो होते हैं ख्याली पोला और इमेजिनरी वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। तो जैसे आपने पहले बात की कि स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है और ये सबको पढ़ाई तालीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें कि आप पढ़ाई को लेके कितने सीरियस रह चुके थे और आप यहाँ पे आज हैं। तो पढ़ाई में जी इंटरेस्टिंगली शुरू में किताबों को मैं बहुत शौक था शुरू से। जी। पढ़ाई में मैं 4वीं-5वीं तक बड़ा ही नॉर्मल स्टूडेंट था। वो बचपना था ना। वो बचपना था, पर एकदम 5वीं से मुझे मेरी वालदा कहती तो मैं कुछ स्विच लगा जी। और तुम फिर तालीम में जी। अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे भी गया एकेडमिकली मैंने अच्छा परफॉर्म किया। ये बहुत ज़रूरी होता है जी जी। तालीम, आजकल का एक मियार होता है उसमें। तो रोल मॉडल जहाँ तक आपने बात की, हमारे ज़माने में तो जारी बात है कि किताब का भी शौक़ था कि वालदा ने बड़े अजीम 100 बड़े आदमियों किताबें भी पढ़ाई थी। तो वो हर जो बड़ा आदमी था हमारे हजूर पाक से लेके कायद आज़म जो बड़ा जिसने जी। किसी जगह पे भी बड़ा परफॉर्म किया, वो एक रोल मॉडल रहा। जी। तो ख्याली पलौनी एक मॉडल होना चाहिए जिसने बिल्कुल। ज़िंदगी में, अब बहुत बड़ा मॉडल जो मैं लोगों को कहता हूँ अब्दुल ईदी, उसने लोगों के लिए कितना दुखी इंसानियत के लिए कहा। अगर कोई इंसान जिसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था वो अब्दुल ईदी को मिलना चाहिए था। तो इसी तरह हमारे बिजनेस में बड़े लोग हैं जिन्होंने काम बहुत बड़े किए, बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े खत्तात हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं। ये हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। सर प्रोग्राम टाइम भी ख़त्म है, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन, रेमिटेंसेस के हवाले से ज़्यादातर पहले तो लोग इलीगल तरीका यूज़ करते, आजकल कोशिश करते कि लीगल चैनल यूज़ कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर कोई घर लेना चाहता है कोई प्लाट तो उनको भी कोई सबूत चाहिए। वैसे भी रेट भी आजकल बैंक का जो है वो मेरे ख्याल में सेम है। तो रेमिटेंसेस के हवाले से कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज होगा ताकि वो लीगल चैनल? देखिए जी, मैं अभी पाकिस्तान का फ्यूचर 2 चीज़ें डिफ़ाइन करेंगी जो मेरा अपना विजन है। जी जी। टेक्नोलॉजी और टूरिज़म। अभी मेरे पास एक फिनटेक में कोई 30-40 पाकिस्तानी आए थे, उन सबको मैंने बुलाया था, इवेंट भी किया था। मैंने कहा तुम लोग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओ कि एक हमारा जो वर्कर काम कर रहा है कैंप में, वो अपने एप्लीकेशन के थ्रू अपने घर तक वो पैसा ट्रांसफ़र कर सके। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, हमारे मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, हमें हमारा जितना मुल्क खूबसूरत है, जहाँ आपने खुद का K2 आपके चैनल का नाम है, जी जी। ऐसा मुल्क, मैं स्विट्ज़रलैंड में रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड हमारे करीब भी नहीं आता। तो आपके साथ जो दोस्त अहबाब हैं उन सबको पाकिस्तान लेकर जाएं। जी। पाकिस्तान का ना सिर्फ हमारे पहाड़, हमारी सकाफत, हमारे सहरा, हमारे मैदान, हमारे दरिया, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। तो बड़ा ज़रूरी होता है उनको उधर लेके जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो है आपका क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस सर मैसेज दे दे कम्युनिटी के लिए। बड़ा टाइम दे दिया सर आपने, और आपका शुक्रिया, आप आए, हमारे चैनल का भी विज़िट किया, प्रोग्राम में भी शिरकत। तो सर खैबर टेलीविज़न तकरीबन 18 साल से, और इसी तरह K2 के भी कोई 14 साल हो गए, यहाँ पे कम्युनिटी की खिदमत में हम मसरूफ़ है, कोशिश करते हैं। और हमारे मैनेजमेंट का ये पैगाम है कि सबसे पहले पाकिस्तान, और K2 और खैबर में पाकिस्तानियत मिलता है। कोई भी अगर यहाँ देखता है तो पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तानी म्यूज़िक, कल्चरल म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें। तो खैबर नेटवर्क के सर्विसेज के हवाले से क्या है सर?
जी मैंने आपने मुझसे कहा था कि आप आएंगे, मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, जी हाँ क्योंकि माशाल्लाह खैबर टीवी और K2 ने बड़ा कमाल किया पाकिस्तानी सकाफत के लिए, जी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, तो पाकिस्तानी मौसीकी के लिए। तो मैं आज जो ही आपने कहा था, मैं कहता मैं बिल्कुल आऊँगा। देखें मुझे पहला मौका मिला, मैं आपके पास आया। जी बिल्कुल। मैं आपका Thank भी you. शुक्रगुजार हूँ, Thank you. आपका भी Thank you बहुत so much. शुक्रगुजार हूँ। आप सारे कॉलीग्स का जो यहाँ पे Thank you. जो सामने कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं और सबका It was a सबका really मशकूर। pleasure to see you, sir. It's very प्लेजर इज़ proud. माइन। सर बहुत शुक्रिया। कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज? बस जी आपके लिए 2-3 मैसेजेस है। एक तो कि आप लोगों ने अपने बच्चों की तालीम पे बहुत फोकस करना है, और हमारी कम्युनिटी का जो एक इमेज है जो पिछले कई सदियों से दहाइयों से इधर बहुत अच्छा है, उसको बेहतर करना है। और तीसरा टेक्नोलॉजी एंड टूरिज़म। अपने बच्चों को अब स्किल्ड लेबर फोर्स पे आपने लाना है, जहाँ पे वो यूएई के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, बल्कि ग्लोबल मार्केट में काम कर सकें। और जो बड़ी अहम बात जो रेस की कि जी काइंडली मेक श्योर कि आपके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपायरी से 6 महीने पहले आप लोग देख लें, क्योंकि हमें बहुत सी कॉलें आती हैं एयरपोर्ट से कि जी हमारा तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट ख़त्म हो गया। इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू Thank सर you, फॉर जी नाजरीन, आज हिज एक्सेलेंसी फैसल नियाज तरमीज़ी साहब एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएई वो हमारे मेहमान थे, और कम्युनिटी की जो भी प्रॉब्लम थे वो हमने सर के सामने रख दिए। और मुझे उम्मीद है, मुझे पता है पहले भी 2007 से 2010 सर यहाँ पे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया था। और अब जब से आए हैं तो मैं देखता हूँ कि जिस तरह सर ने खुद कहा कि मेरी वाइफ कहते हैं कि आप तो सिर्फ सोने के लिए आए, तो कम्युनिटी की हर प्रोग्राम में सर मौजूद होते हैं। तो इसी तरह हमारे ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम हैं इंशाल्लाह ये हल होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर वाइंड अप करती है तो एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू।